साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी पर। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए। साथियों, वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो ईएसपी ने अभी शेड्यूल जारी किया है, अगस्त में प्रस्तावित है। सभी कैंडिडेट्स तैयारी के लिए लग चुके हैं। इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार कोई एग्जाम देने जा रहे होंगे। किसी का पहली बार बीएड कंप्लीट हुआ होगा, तो उनके मन में डर होगा कि हम किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करें, कैसे आगे बढ़ें। और पात्रता परीक्षा तो हमने क्वालिफाई कर ली है, अब चयन परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो इन सारी जो है छोटी छोटी सी समस्याओं के लिए, छोटी छोटी चुनौतियों के लिए किस तरीके से हम हल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे बीच में आज मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है पीयूष जैन सर, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन लिया, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और किस तरीके से आप तैयारी करें। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय पीयूष जैन सर, माध्यमिक शिक्षक। सर नमस्कार। नमस्कार पटेल सर। जैसा कि आप सभी के लिए मेरा परिचय सर ने करवाया है, मेरा नाम पीयूष जैन है। मैं अभी वर्तमान में सोशल साइंस से माध्यमिक शिक्षक के पद पर जो पिछली परीक्षा हुई थी 2018 वाली, उसमें सेलेक्ट हुआ था। अभी मैं सिवनी जिले में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर, जैसे आपने पूछा कि मेरा परिचय क्या है, तो मेरा नाम पीयूष जैन है और मैं अभी मेरी जो प्रॉपर मैं सागर जिले का रहने वाला हूँ। मेरी जो स्कूल की एजुकेशन हुई है वो सागर जिले से ही हुई है। तो मैंने गांव के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से पहली से लेके 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद जो मेरे वहीं पर जो गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी आगे की तैयारी की, आगे की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, डीएड किया और मैंने ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग से ही कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दी थी। मेरी रणनीति ये रही थी, मेरी ग्रेजुएशन भी साथ साथ होती रही और उसी के साथ साथ मैंने अपनी कंपटीशन की तैयारी की है। जी सर। तो अभी जैसे कि आपने मुझे बताया, पहले जैसे आपके बारे में जाना कि आपने पहले शिक्षक बनने के पहले और 4 से 5 एग्जाम क्वालिफाई किए, सिलेक्ट भी हुए, कुछ दिन वहां पे जॉब भी की। तो उस जो काम करने के दौरान क्या आपका जॉब एक्सपीरियंस रहा, फिर आपने जॉब करते करते किस तरीके से तैयारी की कि आप फिर उधर से स्विच करके यहाँ तक आए। तो मैं बता दूं कि मैं सबसे पहले मेरी जॉब जिला न्यायालय भोपाल में थी। मैं वहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ था। इसके लिए मेरा एग्ज़ाम जो हुआ था वो हुआ था 2018 में, जो उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा लिया गया था। तो उसमें मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, जिसके द्वारा मैं वहाँ पर सिलेक्ट हुआ था। तो वहाँ पर सिलेक्ट होने के लगभग मैंने वहाँ पर 3 साल तक काम किया। फिर वहाँ के उसी दौरान मुझे मतलब मेरी जब वहाँ पर 2018 में जब वहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी, उसी समय अपने ये वर्ग 2 का एग्ज़ाम भी आया था 2018 में। तो मेरा शुरू से मकसद टीचर बनना था। तो मुझे ये लगा कि मेरी जिला न्यायालय में सिलेक्शन हो गया है, अब मैं उसी के साथ साथ मेरा जो मेन मकसद है उसकी भी तैयारी करूँ। तो मैंने वहाँ पर रहते हुए ही जिला न्यायालय में रहते हुए ही मैंने वर्ग 2 की तैयारी शुरू की। उसकी तैयारी के लिए मैंने मैंने बीए किया है, तो मैं सामाजिक विज्ञान के लिए भी एलिजिबल था और हिंदी के लिए भी एलिजिबल था। तो मैंने जो तैयारी की वो मैंने सोचा कि मैं किस विषय से तैयारी शुरू करूँ। मैंने सच बताऊं तो मैंने तैयारी हिंदी विषय की थी, लेकिन मैं लगभग 2014 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी। तो उससे बाद से मैं जब तैयारी कर रहा था तो 14 से लेकर 18 तक का जो पीरियड था, उस दौरान मैंने कंपटीशन की भरपूर तैयारी की। उस तैयारी के दौरान मैंने मेरा जो जैसे सोशल साइंस के जो मेन सब्जेक्ट हैं जो और बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी काम आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सोशलॉजी, ये सब चीज़ें मैंने उस कंपटीशन की तैयारी के दौरान पहले से पढ़ के रखा था। मेरी इंग्लिश की भी पढ़ाई हुई, भले मैंने जैसे अपना सोशल साइंस में जो मेरा जो 30 सब्जेक्ट जो दूसरा सब्जेक्ट चुनते ना अपन लैंग्वेज वाला, वो मैंने इंग्लिश चुना था। तो वो मैंने इसलिए चुना था क्योंकि मेरी इंग्लिश की तैयारी पहले से थी।
फिर इस दौरान मैंने जब जो 4 महीने का समय मिला था वर्ग 2 के एग्जाम की तैयारी करने के लिए, उस समय मैंने हिंदी की तैयारी की थी। अच्छा। तो हिंदी की तैयारी करने से मतलब ये था कि जैसे अपना जो 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 60 नंबर का सब्जेक्ट रहता है जो अलग होता है हर सब्जेक्ट के अब लिए। पेपर पैटर्न बदल चुका है। हाँ। पहले जो पेपर पैटर्न था हाँ। तो बस 150 नंबर का था। हाँ। अब जो चयन परीक्षा है वो केवल सब्जेक्टिव होनी है, तो अब ऐसा नहीं है कॉमन। हाँ। तो इसी बीच में आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि हाँ। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 2 विषय से तैयारी कर सकते हैं, जैसे हाँ। आपने की, हाँ। मैं भी हाँ। सामाजिक से मैंने भी पेपर दिया था, हाँ। हिंदी से भी दिया। हाँ। लेकिन आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आप 2 विषय हैं तो 2 में से किसकी तैयारी करें, किसको प्रेफर दें? देखो, मेरी जो परिस्थितियां थी वो थोड़ा अलग थी। मैंने सोशल साइंस से भी क्वालिफाई किया था, उसमें मेरी ऑल एमपी में 31 रैंक थी। हाँ। और मैंने हिंदी से भी क्वालिफाई किया था, उसमें मेरी ऑल एमपी में 91 रैंक थी। लेकिन मैं लोगों को सच बताऊं तो ये सलाह देना चाहूंगा कि आप किसी एक विषय की तैयारी करें, क्योंकि जब अपन 2 नाव पर सवार होते हैं तो अपन के डूब जाने का खतरा ज्यादा रहता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों विषय में से, सोशल साइंस और हिंदी में से कोई एक विषय सेलेक्ट कर लें कि आप किसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और एक बात तय है कि सोशल साइंस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट की पोस्ट कम आती है और इनमें कंपटीशन ज्यादा रहता है। कैंडिडेट सबसे ज्यादा रहेंगे, हाँ, पोस्ट और सब्जेक्ट के मुकाबले कम आएंगी। लेकिन अपन इस कारण हार नहीं मान सकते हैं कि हमें इन 2 सब्जेक्ट हैं तो हम तैयारी ही ना करें, या फिर हमें तो सिलेक्शन लेना नामुमकिन है। हाँ। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। यदि अपना सिलेक्शन अपन को लेना है तो अपनी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि अपन उससे सिलेक्शन ले पाए। कुछ और हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जो मतलब दर्शकों के बीच में भी आते हैं और हर एक कैंडिडेट इनको फेस करता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के दौरान बीच बीच में ऐसे क्षण आते हैं कि हम अपने आप को डिप्रेस पाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। कभी जैसे मान के चलिए हमने तैयारी की, कोई टेस्ट लगाया, उस टेस्ट में हमको अपने मन मुताबिक अंक नहीं मिले तो हमको लगता है कि हमारी तैयारी नहीं मिली। तो जब भी कोई कैंडिडेट अपने आप को डिप्रेस फील करता है, तो आपने भी किया होगा, तो उस दौरान हम अपने आप को डिप्रेस से बाहर निकाल के फिर से उसी ऊर्जा के साथ तैयारी में कैसे लगाएंगे जब तक हमको लक्ष्य ना मिले, जब तक हमारे अंदर वो ऊर्जा बनी रहे? देखो, इसके लिए तो देखो, जब भी अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो अपना कंपटीशन एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा ये अपनी 3 महीने की पढ़ाई से कभी निश्चित नहीं होता है। अपना कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी होती है वो शुरुआत से, जब अपन मान लो फर्स्ट क्लास में थे, हाँ। उससे लेकर आज दिनांक तक अपन ने जो कुछ भी सीखा है उस सभी का निचोड़ होता है वो भी कंपटीशन एग्जाम। पूर्व ज्ञान मतलब हाँ, सबसे ज्यादा सहयोग। हाँ, सबसे ज्यादा सहयोगी पूर्व ज्ञान है। कि अपन ने जब मान लो अपन 8th क्लास में थे, जब अपन 10th क्लास में थे, जब अपन 12th क्लास में थे, उस दौरान जो अपन ने पढ़ा है, यदि अपन उस समय उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अपन को इधर ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपन उस समय नहीं पढ़ पाए थे, अपन या उस वो क्लास अपन ऐसे ही निकल गई तो अपन अब कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि अपन को आगे बढ़ना है तो अपन को पहले उनको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर अपन यहाँ आएंगे। जैसे अपन सोशल साइंस का पेपर दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपन को एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको कवर करना, और जैसे जो बाकी बुक्स हैं उनको भी कवर करना। लेकिन जैसे आपने बोला कि डिप्रेशन और जो अपन टेस्ट लगाते हैं उनमें अपन को मार्क्स नहीं आ पाते तो क्या करें। देखो, डिप्रेशन, देखो जो भी व्यक्ति होता है जब अपन कोई भी काम करना चाहते तो अपने लिए मन का रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि अपन किसी समस्या को हल करना चाहते हैं और उस समस्या में अपन इतने ज्यादा जकड़ गए कि अपना मन अशांत हो गया तो कभी अपन उस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। तो किसी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले अपना मन शांत होना चाहिए। अपन को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा। समझ रहे हैं ना? जो अपन को एग्जाम निकालना है सबसे पहले तो अपन को ये सोचना चाहिए कि एग्जाम निकले या ना निकले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। जब अपन अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तभी उस एग्जाम को अपन निकाल पाएंगे। इन द सेंस कि क्यों डर है, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहे, है ना? हाँ। अगला एक और जो प्रश्न है कि सिलेक्ट होने के लिए हर एक अभ्यर्थी अपना टाइम टेबल बनाता है, तो कई बार ये होता है कि हम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, और या तो हम अति उत्साह में इतना जटिल टाइम टेबल बना लेते हैं कि उसको फॉलो करने के चक्कर में हम उल्टे और डिप्रेस हो जाते हैं। तो पढ़ाई करने का एक नॉर्मल शेड्यूल क्या होना चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने अन्य काम भी करता रहे, साथ में पढ़ाई भी कर सके? देखो, कंपटीशन की तैयारी में अपने लिए कभी भी जटिल शेड्यूल तो बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने दैनिक जीवन में कई बार अपन एक कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ाई कर पाते। कभी कोई काम आ गया, कभी कोई काम आ गया, कभी परिवार में प्रॉब्लम आ गई, कभी कहीं प्रॉब्लम आ गई। तो अपने लिए
एक टारगेट रखना चाहिए कि हमें कम से ये जो हमारा सिलेबस है इसको कवर करना है। इसके अलावा अपने लिए जो अदर सोर्स हैं, जैसे अपने लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सबसे ज्यादा अपन को उन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से अपने मन के नए कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो अपन ने पिछली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पढ़ा है वही के वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे पेपर पैटर्न पता चलेगा। हाँ, पेपर पैटर्न पता चलेगा कि कैसे तैयारी करनी है। उन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं, यदि अपन ने उनको क्वेश्चन को सॉल्व किया है और यदि वो अपन पे बन रहे हैं तो अपन मोटिवेशन बढ़ता है, और यदि वो अपन को नहीं बन रहे हैं तो अपन को एक नया क्षेत्र पता चलता है कि हमें अब इसकी तैयारी करना है और ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा जैसे मान के चलिए हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के दौरान कई बार पदों की जानकारी पता चल जाती है, स्पेशली जैसा आपने बताया पद कम है, या फिर कई बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट उसके दौरान अपनी पढ़ाई को थोड़ा स्लो कर देते हैं, या अभी मान के चलिए कैलेंडर आया है तो मैं देखता हूँ कई सारे कैंडिडेट्स का कहना ये है कि अभी तो केवल कैलेंडर आया है, अभी हम तैयारी नहीं करेंगे, फॉर्म डल जाएगा, इसके बाद जब डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस इंतजार में बैठे हैं कि उनको अभी इंतजार करना चाहिए या अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए? मेरा मानना तो ये है कि अपन को जिस एग्जाम को निकालना है, भले ही उसके फॉर्म डालना शुरू ना हुए हो, भले उसका इसका तो कैलेंडर आ गया, भले ही इसका कैलेंडर ना आया हो, लेकिन अपन को थोड़ा सा इतना तो विश्वास है कि हाँ इसकी वैकेंसी आएगी, आती रहती है तो कभी ना कभी आएगी। अपन को उसी समय से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि कोई भी एग्जाम का इसलिए नहीं निकलता कि अपन उसके 3 महीने पहले की क्या तैयारी करते हैं या उसका फॉर्म डालने के बाद अपन क्या तैयारी करते हैं। फॉर्म कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए अपन को कॉन्स्टेंटली तैयारी करनी पड़ती है। जैसे अब मेरा आगे का लक्ष्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इंग्लिश से, तो मैं अब ये इंतजार नहीं करूंगा कि कब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी तब मैं उसकी तैयारी शुरू करूंगा। हमें उसी समय से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जब अपने मन में दिमाग में ये बात आ जाती है कि हमें अब ये बनना है। तो हमें ना शेड्यूल का इंतजार करना चाहिए, ना परीक्षा फॉर्म भरे जाने का इंतजार करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस चीजों का इंतजार करता है कि जब फॉर्म डल जाएंगे हम तभी उसकी तैयारी करेंगे, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी एग्जाम में करीब 5 लाख फॉर्म डलते हैं और सिलेक्ट होने वाले 5000 होते हैं, तो वो बाकी लोग जो हैं वो वही लोग हैं जो सिर्फ फॉर्म डालने के बाद तैयारी कर रहे हैं, और जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो वही लोग हैं जो बहुत पहले से उसकी कॉन्स्टेंटली तैयारी कर रहे हैं। तो एक निचोड़ के तौर पर हम कह सकते हैं कि तैयारी के लिए सबसे पहले तो कंटिन्यूटी, निरंतरता बहुत जरूरी है। पुराने पेपर्स जो हैं उनको हल करना जरूरी है। तीसरी चीज अपने मन को शांत रखना जरूरी है। मेन यही तीनों चीजें हैं। इसके अलावा किताबों के लिए तो आपने एनसीईआरटी तो बोली ही है कि एनसीईआरटी प्रेफर करें। इसके अलावा भी यदि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, या इससे ज्यादा जरूरी सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी का कितना रोल रहता है हमारे सिलेक्शन में? देखो, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी चीज है, और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी चीज इसलिए भी है क्योंकि जब हम अकेले कमरे में बैठकर यूट्यूब के सहारे से या बुक्स के सहारे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम तभी अपने बारे में जान पाते हैं कि हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यदि हम मान लो ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं या फिर बाहर कोचिंग जाके तैयारी कर रहे हैं, तो उस दौरान देखो तैयारी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो आपने मान लो आप इंदौर जाके तैयारी कर रहे हैं तो आपको अदर एक्सपेंस जो आएंगे, वहां पर रूम लेना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा वो अलग रहेगा। दूसरी चीज उसके अलावा वहां पर अपन दूसरी चीजों में भी फंस सकते हैं। वहां पर अपन जाएंगे, नए नए लोगों से दोस्ती हो जाएगी, अपन उनके लिए समय देना पड़ेगा बहुत सारा, तो इस दौरान भी वक्त की बर्बादी भी होती है। तो अपने लिए अपने घर में आप जहाँ पर हो वहां पर रहें, बाकायदा किताबें खरीद के लाएं, यूट्यूब चैनल से पढ़ाएं, या फिर ज्यादा हो तो कोई मतलब जो ऑनलाइन चैनल हैं, ऑनलाइन कोचिंग हैं, उनसे उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, इससे कोई बुराई नहीं है। चलिए सर, तो आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत कम समय में सारगर्भित अपना अमूल्य समय देकर के मार्गदर्शित किया, और निश्चित ही जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको आपकी बातों से एक मोटिवेशन मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा, और वह अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रख पाएंगे। अंत में आपसे कहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप 2 शब्द और बोलें। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं।
और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मतलब अपन को अभी से कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं करना है कि हम बहुत तैयारी कर रहे हैं, हमको इस पद पर पहुंचने वाले हैं। बस शांत मन से अपना कंपटीशन किसी और से नहीं होना चाहिए, अपना कंपटीशन हम स्वयं से होना चाहिए। अपनी सामाजिक स्थिति बदलने के लिए अपन के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, ना कि हम ये सोचना चाहिए कि हम उससे आगे निकलना है या किसी और दूसरे को प्रूव करना है। हम स्वयं के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम उसमें सफल होंगे, ऐसा अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। सर आपका कहना है एक लाइन में जो हमारे यहाँ कहावत चलती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करोगे हाँ, सफलता शोर मचा दी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी अपने आपके साथ दर्शकों के लिए एक ही बात बोलूंगा कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।